हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ड मांडा फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज अपन इस वीडियो में सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, कंडीशन एंड वारंटी पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल है सर। आपको कोई भी डाउट है आप बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आगे कोई भी वीडियोस आपकी मिस ना हो। और लॉ के सीरीज की मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पूरी वीडियोस डाल दी है, आप उसको भी देख सकते हो। आप प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। बहुत अच्छे से फोकस करो, अपन को आखिरी में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सर। कंडीशन एंड वारंटी। सर सबसे पहले एक वर्ड समझते हैं सर, स्टिपुलेशन। स्टूडेंट को इस वर्ड में दिक्कत आती है सर, स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है सर। स्टिपुलेशन वर्ड का मतलब ऐसा कोई भी टर्म्स जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन वर्ड का मतलब ऐसा कोई भी टर्म्स जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मिंग पार्ट होता है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है, उसे बोला जाता है स्टिपुलेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो, एक एग्जांपल से समझाता हूं सर, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना। देखो एग्जाम्पल ये है कि मान लो एक्स ने, ध्यान देना, एक्स ने वाई को गुड सेल करने की बात करी। ये तो सिंपल सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पर एक्स ने वाई को बोला भाई तू मुझे 20,000 एडवांस देगा। अब वाई बोला नहीं यार, ये 20,000 एडवांस नहीं, ये सही नहीं है। तो इस केस में मान लो अगर एक्स बोला चल ठीक है मत देना, चल जाएगा, तो ये जो 20,000 जो हमारी बातचीत थी, जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनी, इस केस में इस स्टिपुलेशन नहीं माना जाएगा। मान लो y एग्री कर जाता और y बोलता कि ठीक है मैं तेरे को 20,000 एडवांस दूंगा, तो ये जो 20,000 एडवांस देने वाली बात पे वो टर्म्स में एग्री कर जाता, तो इसको बोला जाता है स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन वर्ड का मतलब ऐसा कोई भी टर्म्स जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मिंग पार्ट बन जाए, उसे बोला जाता है स्टिपुलेशन। वेरी सिंपल। ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बड़े धीरे से इसको समझाया है, ठीक है। आगे देखते हैं सर। अगला दिया हुआ है सर कंडीशन। सर कंडीशन वर्ड का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अ कंडीशन इज एन स्टिपुलेशन, ऐसा कोई भी टर्म्स जो एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कोई भी ऐसा टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, अगर ये नहीं हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल गिव अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूटेड। एकदम सिंपल बोल रहा है सर, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना सर। ऐसी कोई भी कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मिंग पार्ट है, पर अगर आपने इसको परफॉर्म नहीं किया तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसी एग्जांपल में अगर देखो, मान लो एक्स ने वाई को बोला मैं तेरे को गुड्स दूंगा प्रोवाइडेड तू मुझे 20,000 एडवांस देगा। अब मान लो वाई अगर 20,000 एडवांस नहीं देता है, तो इस केस में एक्स बोलता है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि ये जो मैंने कंडीशन रखी थी, ये जो मैंने टर्म्स रखा था, ये जो मेरा स्टिपुलेशन था, ये इंपॉर्टेंट था, ये नहीं होगा तो इसके बिना आगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी नहीं होगा। इसी को बोला जाता है कंडीशन। कंडीशन ऐसे टर्म्स है जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट होता है, एसेंशियल होते हैं सर। अगर ये नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट आगे परफॉर्म भी नहीं हो सकता। मेन पर्पस होते हैं सर, एसेंशियल टू द मेन पर्पस। ये इंपॉर्टेंट है, ये होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, ये नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी नहीं होगा। आया समझ? उसके बाद अगला दिया हुआ है सर आपको वारंटी। सर ये बहुत सिंपल है सर। वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल है सर, ये मेन नहीं है सर। अगर वारंटी नहीं भी हुई तो भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। एक एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल। मान लो आपने फोन परचेज किया, आपके फोन को 2 इयर्स हो गए। आपने फोन परचेज किया, आपके फोन को 2 इयर्स हो गए, तो 1 साल में तो वारंटी खत्म हो गई। अब क्या 2 साल बाद मान लो आपका फोन खराब होता है, तो क्या सैमसंग एप्पल वाले आपका फोन बनाने से मना कर देंगे? नहीं सर। वो ये नहीं बोल सकते कि आपका फोन 1 साल से पुराना हो गया, हम 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट रखे थे वारंटी, उसके बाद हम फोन नहीं बनाएंगे। नहीं सर, वो फोन बनाएंगे प्रोवाइडेड वो आपसे चार्जेस ले लेंगे, वो अब जो भी उनका चार्जेस रहता है वो चार्जेस ले लेंगे। बट सर वारंटी मीन्स इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस। कोलैटरल है सर। वारंटी अगर नहीं भी हुई तो भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। सर अगर मैं एप्पल वाले को दे रहा हूं तो एप्पल वाले को बनाना पड़ेगा, भले ही मेरे फोन की वारंटी खत्म हो गई है। आ रहा है समझिए? यही बोलना चाह रहे हैं सर, वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर, अगर वारंटी टूटी, द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस।
यहां पर आप डैमेजेस क्लेम करते हो बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूटेटेड। सर एप्पल वाला ये नहीं बोल सकता मैं तेरा फोन ही नहीं बनाऊंगा, मैं बोलूंगा वाह भाई क्यों नहीं बनाएगा, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं, तेरे को पैसे ही तो चाहिए ना, तू पैसे ले ले, तू पैसे ले ले, तेरे को पैसे ही चाहिए बट मेरा फोन बना के दे, तो वो बना के देगा। सर ये नहीं बोल सकता मैं तेरा फोन बनाऊंगा ही नहीं। बट कंडीशन के केस में सर मान लो आपके पास फोन का बिल ही नहीं है, फर्जी फोन है सर, आप बिना बिल के फोन लियो, तो फिर एप्पल वाला बोल सकता सर नहीं बनाऊंगा। कंडीशन सर, कंडीशन टूट गई तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, वारंटी टूटी तो आप डैमेजेस क्लेम कर लो बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसल नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सिंपल बेसिक फंडा इस चैप्टर का। आगे देखो सर, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, क्या क्या डिफरेंस दिया हुआ है देखो सर, सिंपल है, क्या दिया हुआ है, मीनिंग कंडीशन इज एन एसेंशियल टू द मेन पर्पस, ये हमने पढ़ा सर। वारंटी क्या होती है, इट्स अ कोलैटरल टू द मेन पर्पस सर, कोलैटरल है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा सर। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, सर अगर कंडीशन टूटी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, ठीक है, यहां तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। वारंटी में सर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल नहीं कर सकते सर। उसके बाद सर कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, क्या सर एक कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है? यस, कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है, सॉरी, बट क्या वारंटी को कंडीशन ट्रीट किया जा सकता है? नहीं सर, कभी नहीं हो सकता। वारंटी को कंडीशन नहीं ट्रीट किया जा सकता, कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है, चलेगा। अब अपन आगे केसेस पढ़ेंगे जहां पर कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है। सर प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स का लिखने को आता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान देखो, when condition to be treated as warranty, what are the cases जहां पर कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं? एज अ रिजल्ट बायर लूजेस हिज राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, आपने एक बार कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर ली, उसके बाद सर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, एंड क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली। In the following cases, the contract is not avoided even on the account of breach of condition. हुआ है breach of condition, पर बायर उसको क्या मान रहा है? breach of warranty मान रहा है, तो इस केस में वो डैमेजेस लेगा बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा। सर सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है वेयर बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशन, जहां पर बायर ही वेव कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं सर, एक्स है, वाई है, ठीक है, वाई बायर है, ध्यान देना सर, वाई बायर है, वाई ने एक्स को बोला था भाई तू मेरे पास 100 गुड्स छोड़ देना, ठीक है, एक्स ने वाई के पास सिर्फ 50 गुड्स छोड़े। अब इस केस में अगर वाई बोलता है कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था? 100 का, अब यहां पर तो तूने कंडीशन ही तोड़ दी, चल मैं इसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेता हूं, तूने मेरे को 50 गुड्स दिया ना, कोई बात नहीं, 50 ही सही, मैं 50 ही रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, जो तू मुझे 50 नहीं दे पाया इसके कारण मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता, बट तेरे से क्या करूंगा? डैमेजेस क्लेम कर लूंगा सर। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता, तेरे से डैमेजेस क्लेम कर लूंगा। तू मुझे अगर पूरे 100 गुड्स देता तो मैं 50 किसी और को एक्स्ट्रा बेच पाता, बट तूने नहीं दिया तो मैं 50 ही, सिर्फ 50 ही मिला है मुझे और मैं सिर्फ 50 ही सेल कर पा रहा हूं, तो मेरा लॉस है सर, मैं तेरे से डैमेजेस क्लेम कर लूंगा। यहां कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा है, यहां पर बायर वेव कर रहा है परफॉर्मेंस को। भाई कंडीशन थी कि 100 गुड्स देना है, 50 ही दिया, अब चाहता तो वाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेता, बट वाई ने बोला नहीं यार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते, मेरे को लगता है तू बाद में दे देगा 50 गुड्स, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा हूं, वेव कर रहा हूं, परफॉर्मेंस वेव, ठीक है। यहां पर या तो वो वाई क्या बोल सकता है, जा यार 50 गुड्स नहीं लेता, जा तेरे से 50 गुड्स नहीं लेता, परफॉर्म नहीं करवाता, तू मेरे को सिर्फ डैमेजेस दे दे, आया समझ, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाएगा। अगला देखो सर, बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ वारंटी, जहां पर बायर सामने से ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर लेता है। एकदम एग्जांपल देता हूं इसका भी मैं, आराम से, सिंपल है सर, एक्स वाई, वाई मान लो बायर, ठीक है, एकदम सिंपल सर। वाई ने एक्स को बोला भाई मेरे को जो आप गेहूं दोगे वो 35 रुपीज केजी वाला दोगे, और मान लो सर एक्स ने जो वाई को गुड्स दिया, जो गेहूं दिया वो 30 रुपीज केजी वाला दिया, वो अच्छा वाला नहीं दिया। इस केस में अगर बायर चाहता, वाई अगर बायर चाहता तो क्या बोलता? सर कंडीशन तोड़ दी आपने, मैंने बात किया था 35 रुपीज वाला केजी वाला आप गेहूं दोगे, आपने मुझे 30 वाला दियो, कंडीशन तोड़ दियो। बट हो सकता है वाई जो बायर है वो ये बोल दे कि चलो कंडीशन टूट गई, मैं इसे ब्रीच ऑफ वारंटी मानता हूं, इस केस में आपने जो मुझे 30 वाला गेहूं दिया है मुझे कोई इशू नहीं है, बट अगर मुझे कुछ लॉस होगा तो मैं आपसे डैमेजेस क्लेम कर लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर लिया और डैमेजेस क्लेम कर लिया, कौन? बायर, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखो सर, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेवरेबल, कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते सर, एंड द बायर इज एक्सेप्टेड either द होल गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ,
आप कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते और बायर ने पूरे गुड्स को या आधे गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस केस में सर ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया जाता है, ट्रीट किया गया है बायर के थ्रू, और इस केस में बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आराम से समझ आएगा सर, बहुत सिंपल है। मान लो एक ट्रक है, ठीक है, उस ट्रक में पेट्रोल प्लस एक्स्ट्रा प्रीमियम का भी पेट्रोल जा रहा था, दोनों साथ में जा रहा था। अब मान लो ये दोनों मिक्स हो गया, ठीक है, ये दोनों मिक्स हो गया, और मान लो, ध्यान से सुनना सर, मान लो बायर ने बोला चल ठीक है यार मिक्स हो गया कोई बात नहीं, मैं तो बोला था अलग अलग लूंगा, बट बायर ने बोला चल ठीक है मिक्स हो गया कोई बात नहीं, मैं इसको ले लेता हूं। या तो पूरा होली और पार्टली अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये माना जाएगा सर कि बायर यहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन को, बायर ने क्या बोला था मुझे दोनों अलग अलग चाहिए, बट यहां पर मिक्स होने के बाद बायर बोला चल कोई बात नहीं मिक्स हो गया ना, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, या तो पूरा या तो आधा। तो इस केस में बायर जब होल या पार्ट गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा तो ये मान लिया जाएगा कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को उसने क्या ट्रीट कर लिया है, ब्रीच ऑफ वारंटी। और इस केस में बायर क्या क्लेम कर सकता है, डैमेजेस। बायर बोल सकता है भाई तू एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल नहीं दिया, इसके कारण मुझे नुकसान हुआ, मेरे कस्टमर्स को जो एक्स्ट्रा प्रीमियम वाले आ रहे थे वो वापस चले गए, तो मैं तेरे से डैमेजेस ले सकता हूं। वो सिंपल क्या क्लेम कर पाएगा, डैमेजेस। आया समझ। उसके बाद अगला पॉइंट देखो सर, वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज बाय द लॉ रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। सर सिंपल सी बात है, यहां पर कुछ ऐसा हो गया, लॉ में चेंज आ गया, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए जो बियॉन्ड द कंट्रोल थे सर, तो वहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जाएगा। उस केस में सर बायर ये थोड़ी बोल सकता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी करूंगा और डैमेजेस भी क्लेम करूंगा। सर यहां पर बायर, यहां पर सेलर की गलती थोड़ी थी सर, एक्सक्यूज बाय द लॉ बाय द रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। कोई भी रीजन हो सकता है सर। मान लो चाइना से हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, मान लो हमने चाइना से 3000 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बैंक किए। अब मान लो उन्हीं 3000 इलेक्ट्रॉनिक आइटम में से कोई आइटम में मेरा चाइना के साथ डीलिंग हो रही थी, अब अचानक से गवर्नमेंट ने बैन किया, तो एक्सक्यूज बाय द रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, अब नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या है, बायर क्या कर सकता है सर, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, ठीक है, चाहे तो कंडीशन टूटने के कारण कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। अब इस केस में बायर बोल सकता है कि चल ठीक है भाई, हमें अभी ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल परफॉर्म करना, फ्यूचर में ये रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे तो ये परफॉर्म हो सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल ना करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बट इस केस में अगर इम्पॉसिबिलिटी सर लॉ के थ्रू हुई है तो जनरली आप डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर पाओगे रियल लाइफ में। क्या बोल के डैमेजेस क्लेम करोगे बताओ मेरे को, भाई नरेंद्र मोदी ने बैन किया तो आप चाइना वाले को क्या बोल के डैमेजेस क्लेम करोगे, ना वो आपसे कुछ क्लेम कर पाएगा। आया समझ, वेरी सिंपल। ये 4 केसेस है सर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द केसेस वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन आर ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। सर इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इस केस में सर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते हो, आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम करते हो, ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद देखो सर अगला क्या दिया हुआ है, अगला आपको दिया हुआ है सर एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशन। सर बहुत सिंपल है सर, एक्सप्रेस कंडीशन मतलब या तो बोल दो या तो लिख दो एक्सप्रेस। इंप्लाइड क्या होती है सर, वेरी सिंपल सर, इंप्लाइड वो होती है जो प्रिज्यूम बाय लॉ होती है, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी, जो पहले से प्रिज्यूम्ड है, मान के चला जाता है कि सर ये सब कंडीशन है, बोलने की जरूरत नहीं है। अब अपन को देखना है सर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना सर। फॉलोइंग कंडीशंस आर इंप्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। फॉलोइंग कंडीशंस, ये सब कंडीशंस इंप्लाइड है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शो अ डिफरेंट इंटेंशन। जब तक कहीं कुछ और ना लगे तब तक ये मान के चला जाएगा कि ये सब कंडीशंस पहले से इंप्लाइड है, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीजों से रिलेटेड। देखो सर क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट दिया हुआ है कंडीशन एज टू टाइटल। सर एक कॉमन सेंस की बात है, एकदम सिंपल कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई पर्सन कोई गुड्स को सेल कर रहा है तो ये मान के चल जाता है कि वो गुड्स उसी का है। भाई एक बात बताओ, अगर मैं ये पेन सेल कर रहा हूं तो बट वैसी बात है ना कि ये मेरा ही गुड्स होगा। अब मैं थोड़ी क्या बोलूंगा भाई ये मेरी पेन है मैं इसको सेल कर रहा हूं, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं सेल कर रहा हूं तो ये मेरी पेन है, वही लिखा हुआ है सर पहला पॉइंट। कंडीशन एज टू टाइटल, अगर कोई पर्सन कोई गुड्स सेल कर रहा है तो ये मान के चल जाता है उसी के पास टाइटल है। नहीं होता तो बोल दे, नहीं था तो बोल, अगर नहीं था तो तू बोलेगा नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये तेरी पेन नहीं है। आया समझ। दूसरा दिया हुआ है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सर बहुत सिंपल है सर, एक बार बायर ने डिस्क्राइब कर दिया भाई मेरे को कैसा गुड्स चाहिए, उसके बाद सेलर को वैसा ही देना पड़ता है। सर ये मान के चला जाता है कि सेलर वही गुड्स देगा। एक एग्जांपल है, मैंने बोल दिया सामने वाले को
मैं बायर, मैंने बोला भाई मेरे को सैमसंग की 32 इंचेस की एलईडी चाहिए मेरे को, ठीक है, जिसमें एंड्रॉइड के थ्रू ऑपरेट हो और प्लस एंड्रॉइड सिस्टम वगैरह हो। मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया। अब मैंने एक बार डिस्क्राइब कर दिया सैमसंग की टीवी 32 इंचेस एंड्रॉइड ऑपरेटेड, तो वो मुझे एलजी या सोनी की टीवी लाके क्यों देगा सर? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। जैसा मैंने डिस्क्राइब किया है वैसा का वैसा सेलर मुझे गुड्स देगा। नहीं दे रहा तो सेलर की गलती, ठीक है, सेलर की गलती। ये इंप्लाइड कंडीशन है, मान के चला जाता है सर। अगला देखो सर, सेल बाय सैंपल। सर ये तो बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। सेल बाय सैंपल मतलब क्या होता है? जनरली आप इसको जनरल स्टोर में बहुत ज्यादा देखोगे सर। जब हम कोई चीज जनरल स्टोर में गेहूं वगैरह लेने जाते हैं तो हम सैंपल देखते हैं सर। अब एक बार अपन ने सैंपल देखा तो एक बात बताओ, जैसा सैंपल दिखाया है क्या रियल में जब आप गेहूं खरीदोगे तो क्या वो वैसा ही देगा? बट ऑब्वियस सी बात है सर, आपका जो सैंपल है और जो बल्क क्वांटिटी वो दोनों सेम होना चाहिए। नहीं कैसे हो सकती सर? ये मान के चला जाता है कि जैसा सैंपल दिया वैसा ही बल्क क्वांटिटी होगी। नहीं होगी तो बोल दे, नहीं होगी तो बोल दे सर, वही तो लिखा हुआ है, द बल्क शेल रिस्पॉन्ड्स विद द सेम इन क्वालिटी एंड द बायर शुड हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। एग्जैक्टली सर, इंडिया में तो लोग कंपेयर करते ही हैं, वाकई में कंपेयर करते, कैसा सैंपल दिखाया था वाकई में कैसा है, सही है कि नहीं, सेम मैचिंग है कि नहीं, क्योंकि ये मान के चल जाता है कि जैसा सैंपल दिखा रहा है वैसा ही गुड्स होगा। नहीं होगा तो बता दे भाई। अगला देखो सर, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अब तो ये बहुत मस्त बात है, ध्यान से सुनना। जहां पर हमने डिस्क्राइब कर दिया, ध्यान से सुनना सर, जहां पर हमने सैंपल भी देखा, सैंपल देखने के बाद गुड्स को डिस्क्राइब भी कर दिया। एक तो हमने डिस्क्राइब किया था कि हमें कैसा, मान लो मैंने बोल दिया था भैया मेरे को 30 रुपए वाला गेहूं चाहिए, वो मेरे पास 30 रुपए वाला गेहूं लाया, बोला भैया ये देखो ये 30 रुपए वाला गेहूं है, इसका सैंपल देख लो। एक बार सैंपल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद ये मान के चल जाता है कि जैसा आपने सैंपल दिखाया है, जैसा सेलर ने सैंपल दिखाया है प्लस जैसा मैंने डिस्क्राइब किया, रियल में बल्क क्वांटिटी वैसे ही होगी। नहीं होगी, ये कौन मान के चलेगा सर? वैसा ही तो देगा ना सर। अगर नहीं है तो बता दे सेलर को, सर अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर वो धोखा कर रहा है सर। अगला देखो सर, कंडीशन एज टू क्वालिटी। सर वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, सर कोई भी इंप्लाइड कंडीशन नहीं है एज टू क्वालिटी और फिटनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, कोई भी इंप्लाइड कंडीशन नहीं है एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है। पर अगर बायर ने अपना पर्पस बता दिया है और वो ये मान के चलता है कि सेलर अपने स्किल्स और जजमेंट के, वो बिलीव करता है कि सेलर अपने स्किल और जजमेंट से वो गुड्स प्रोवाइड कर सकता है, और उसके बाद भी अगर सेलर जैसा मैंने पर्पस बताया वैसा गुड्स नहीं देता तो फिर सेलर लायबल है। समझो सर, फिर तो सेलर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर कंडीशन तोड़ रहा है। वापस रिपीट करता हूं सर, कोई भी कंडीशन नहीं है एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कोई फिटनेस और क्वालिटी की कोई कंडीशन नहीं है। बायर की ड्यूटी होती कि गुड्स को चेक करे। बट अगर बायर ने सेलर को सामने से अपना पर्पस बता दिया है और वो सेलर के स्किल और जजमेंट पे विश्वास रखता है, बिलीव करता है कि सेलर अपने स्किल और जजमेंट से वो गुड्स दे सकता है जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसने बताया है सेलर को, तो फिर इस केस में अगर सेलर उस पर्पस के लिए गुड्स नहीं देता तो सेलर फिर क्या कर रहा है? इंप्लाइड कंडीशन तोड़ रहा है, और इस केस में फिर सिंपल सी बात है सर, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अगला देखो सर, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी मतलब गुड क्वालिटी। सर कोई भी पर्सन अगर गुड्स सेल कर रहा है तो ये मान के चला जाता है कि सर गुड्स अच्छे क्वालिटी का है, बोलने की जरूरत नहीं। आप कभी सुने हो सर, कहीं शॉप में जाओ, कोई आदमी आपको सेल कर रहा हो केक, चलो मॉन्जनीज चल जाते हैं, पर मॉन्जनीज गए और उसके पास बोले भैया सर केक दे दो एक, तो ये थोड़ी बोलता है भैया केक अच्छा है, ताजा है। भैया ये बोलने की जरूरत नहीं है, केक अगर सामने रखा हुआ है तो बट ऑब्वियस बात है वो फ्रेश है, नहीं है तो वो सामने क्यों रखा है? गुड क्वालिटी। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। अगला देखो सर, कंडीशन एज टू होलसमनेस। सर ये क्या होता है? सर ये ओपन ईटेबल आइटम्स के लिए होता है जो पैकेट में नहीं मिलते सर, जैसे समोसा वगैरह। कंडीशन एज टू होलसमनेस, कहीं पर अगर समोसा, पेटीज या ये सब चीजें मिल रही है तो बट ऑब्वियस बात है सर वो खाने लायक है इसलिए वो वहां मिल रही है। अगर खाने लायक नहीं होती तो सेलर आपको देता ही नहीं वो चीज। सेलर अगर उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, उस चीज को रखा है, मतलब वो खाने लायक है, वो ईटेबल है। अगर नहीं होता तो सेलर सीधा सीधा क्या बोलता है? नहीं भाई ये खाने लायक नहीं है, आप इसको परचेज मत करिए, एक्सपायर हो गया, ये 2 दिन पुराना है, बासी हो गया। कंडीशन एज टू होलसमनेस, कोई अगर पर्सन बेच रहा है तो ये मान के चला जाता है कि सर वो अच्छे क्वालिटी का है, होलसमनेस है, ईटेबल है, खाने लायक है। नहीं होता तो बताना चाहिए था। ये सब अपन ने क्या पढ़ा? इंप्लाइड कंडीशंस पढ़ी। ये पूरे पॉइंट्स काय के पढ़े सर? इंप्लाइड कंडीशन। मान के चले जाता है कि ये सब चीजें है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, बोलने की जरूरत नहीं होती। आप कभी देखे हो क्या कोई चिल्लाता रहता है सर ताजा समोसा ले दो, ताजा नहीं सर,
समोसा गरम अलग बोलते रहते हैं, हाँ कि गरम ठंडा, बट ताजा थोड़ी बोलते हैं यार, वो तो बटा वैसी बात है, समोसा बेचना मतलब ताजा ही होगा, 2-4 दिन पुराना बासी थोड़ी बेचेगा। सिंपल सर। उसके बाद अगला देखो सर, इंप्लाइड वारंटी। अब इंप्लाइड वारंटी मतलब सर ये सब केसेस में मान के चलना कि वारंटी चल रही, इंप्लाइड वारंटी मतलब मान के चलना कि सब वारंटी है। इन केसेस में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, डैमेजेस क्लेम कर पाओगे सर, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो सर। इंप्लाइड वारंटी देखो, ये लॉ प्रिज्यूम दैट द पार्टीज हैव इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो सर सबसे पहला क्या दिया हुआ है, वारंटी एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन। सर बहुत सिंपल सी बात है सर, बहुत एकदम लॉजिकल बात है। अगर मैं ये पेन सेल कर रहा हूं तो ये बट ऑफ वैसे ये मान के चल जाता है कि सर ये पेन मेरी है, वारंटी ये मान के चला जाएगा ये गुड्स मेरा है, इसकी ओनरशिप मेरे पास है सर। अगर नहीं है तो मेरे को बताना चाहिए सर, वारंटी एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन, मेरे को बताना पड़ेगा कि ये गुड्स भाई मेरा नहीं है, ये गुड्स किसी और का है, कोई और ने मेरे को दे के गया है, मैं तेरे को सेल कर रहा हूं, मेरी ओनरशिप नहीं है। वारंटी एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन। या ये भी बताना पड़ सकता है कि ये गुड्स में 50% मेरा अधिकार है, 50% किसी का और का अधिकार है। सर अगर कोई पर्सन सेल कर रहा है तो ये माना जाएगा कि उसी का गुड्स है, उसकी ओनरशिप है और वो ही उस गुड्स का पूरा मालिक है। वारंटी एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन, किसी और के पास इसकी ओनरशिप नहीं है, ठीक है। अगर है तो सर इस टाइम सेलर को बताना पड़ेगा। अगला देखो सर सिंपल, अगला पॉइंट दिया हुआ है, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। मान लो एक्स अगर वाई को अपनी कार सेल कर रहा है, ठीक है, और कार अगर लोन पे है तो सर एक्स को बताना पड़ेगा वाई को कि मेरी कार जो मैं तेरे को सेल कर रहा हूं ये पहले से लोन पे, इस पे ईएमआई पे करना है अभी मेरे को। सर अगर एक्स नहीं बताएगा तो वाई को कैसे पता चलेगा उसकी कार पे लोन है? वो थोड़ी जाके हर बैंक से पूछता रहेगा भाई इसकी कार में लोन है कि नहीं, इसकी कार में लोन है कि नहीं। तो एक्स की ड्यूटी है सर बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताता तो ये मान के चला जाएगा कि सर कार में कोई लोन नहीं है। यही तो बोल रहे हैं सर, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस। एनकम्बरेंसेस वर्ड का मतलब रुकावटें या ऐसी कोई भी चीज जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से रोक रही हो। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, तो कोई भी पर्सन अगर कोई गुड्स सेल कर रहा है और उसके अगेंस्ट अगर कोई चार्ज क्रिएटेड है, लोन है, मॉर्गेज है, गिरवी है, कुछ भी है, तो सर सेलर को बताना पड़ेगा कि भैया इस गुड्स के रिलेटेड ये सब चीजें हैं। अगर वो नहीं बोलता कुछ तो ये मान के चल जाएगा कि ये गुड्स फ्री है, फ्री फॉर सेल है सर। फ्री फॉर सेल मतलब कोई इस पे एनकम्बरेंसेस, चार्जेस या कोई भी मॉर्गेज या गिरवी नहीं रखवाई हुई है। आया समझ? सिंपल। उसके बाद अगला देखो सर, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर द यूजेस ऑफ ट्रेड। सर बहुत सिंपल सर, अगर कोई भी पर्सन कोई गुड्स को सेल कर रहा है तो उससे रिलेटेड कंडीशन नहीं होती क्वालिटी और फिटनेस की, कंडीशन नहीं है। अपन ऊपर पढ़ के देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन नहीं है सर, ठीक है, बट वारंटी तो है सर। एक बात सिंपल सी बात है, अगर मोंजनीज वाला केक आपको बेच रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है ये मान के चल जाता है कि केक फ्रेश है। अगर नहीं था तो उसको बोलना चाहिए केक फ्रेश नहीं है। एज टू क्वालिटी और फिटनेस, यही तो बोल रहा है सर, एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय द यूजेस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अगला देखो सर, अच्छा एक चीज याद रखना सर, एक चीज सिंपल याद रखना, एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ यूजेस ऑफ ट्रेड। अगर मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट बताया सर, अगर आपने सेलर को पर्पस बता दिया है, उसकी स्किल और जजमेंट पे भरोसा किया है और अगर फिर भी वो गलत गुड्स देता है तो फिर सेलर लायबल होगा, ठीक है, फिर सेलर लायबल होगा। अगला देखो सर, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। ओ भाई ये तो बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। आपने सिगरेट का डिब्बा देखा होगा, उसमें एक हॉरिफाइड पिक्चर कैंसर वाली बनी हुई होती है सर। आप परफ्यूम देखे होगे, परफ्यूम के पीछे फ्लेमेबल का साइन बना होता है सर, वो आंख फायर करके फ्लेमेबल का साइन बना हुआ होता है सर। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स अगर डेंजरस नेचर का है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सर, ये बोलने की जरूरत नहीं है सर, ये इंप्लाइड है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद अगला देखो सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैविट एम्प्टर। कैविट एम्प्टर ये सिंपल ये बोलता है लेट द बायर बी अवेयर। सिंपल कैविट एम्प्टर ये बोलता है लेट द बायर बी अवेयर, मतलब सेलर की ड्यूटी नहीं है हर चीज डिस्क्लोज करना कि गुड्स आपकी क्वालिटी फिटनेस को मैच कर रहा है कि नहीं, आपके पर्पस को मैच कर रहा है कि नहीं, ये सब चीजें सेलर को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बायर को गुड्स खरीदते टाइम अपना ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड अगर बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया, ठीक है, उसके स्किल और जजमेंट पे भरोसा किया और ये समझ रहे कि सेलर हमें उस टाइप से जिस पर्पस के लिए हमने गुड्स बताया वो पर्पस के लिए दे सकता है, और उसके बाद भी अगर सेलर नहीं देता
तो फिर सेलर लायबल होगा। नॉर्मल केस में सर बायर की ड्यूटी है कि बायर अपने आप को उस गुड्स से सेटिस्फाई करे, सेलर की कोई ड्यूटी नहीं है कि वो अपना डिफेक्ट्स वगैरह कोई भी चीज डिस्क्लोज करे। सर सेलर की कोई ड्यूटी नहीं है, बायर को चेक करना पड़ेगा, बायर को अवेयर रहना पड़ेगा। लेट द बायर बी अवेयर, यही तो बोल रहा है सर, लेट द बायर बी अवेयर। अब इसके एक्सेप्शन, सर एक्सेप्शन वर्ड का मतलब क्या होगा, इस केस में उल्टा हो जाएगा सर। उल्टा क्या होगा, हमने नॉर्मल ये पढ़ा कि बायर को अवेयर रहना पड़ेगा, अब इसमें जो एक्सेप्शन दिया हुआ है, एक्सेप्शन के केस में सर, एक्सेप्शन के केस में सेलर को अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, सेलर को अवेयर रहना पड़ेगा, सेलर को अवेयर रहना पड़ेगा। इस केस में बायर की कोई ड्यूटी नहीं, बायर कोई लायबिलिटी नहीं लेगा। सर सबसे पहला देखो सर, वही पॉइंट दिया हुआ है, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूजेस, जहां पर बायर ने बता दिया है सेलर को और वो उसके स्किल्स और जजमेंट पे भरोसा भी करता है कि जैसा मैंने डिस्क्राइब किया वैसा देगा, उसके बाद भी अगर वो नहीं देता तो फिर सेलर लायबल। अगला देखो सर, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। सर कॉमन सेंस की बात है, सर आप लेवाइस या स्पाइकर के कपड़े खरीदते हो तो बट ऑब्वियस ये माना जाता है कि सर वो कपड़े अच्छे होंगे, फटे हुए नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। सर अगर होंगे तो उस केस में फिर सेलर की लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक, उसके बाद अगला है गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। सर वेरी सिंपल, अगर ये पॉइंट हम ऊपर भी पढ़ के आए सर, डिस्क्रिप्शन, मर्चेंटेबिलिटी, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सर ये पॉइंट ऊपर जैसे सेम है। इन सब पॉइंट पे हमने पढ़ा था सर इंप्लाइड कंडीशन है, इंप्लाइड कंडीशन है, मान के चल जाता है सर, अगर इनमें से आप कोई भी कंडीशन तोड़ते हो तो लायबिलिटी किसकी आ जाएगी सर, सेलर। सेम पॉइंट है ऊपर जो मैंने पढ़ाया है, वापस दोबारा बार बार मत पढ़ना सर। ठीक है, उसके बाद अगला है सर ट्रेड यूजेस। सर ट्रेड यूजेस क्या होता है, वेरी सिंपल, अगर कोई आपने पहले से बता दिया कि सर हमारी रीति रिवाज परंपरा के हिसाब से ये गुड्स ऐसे यूज होना चाहिए, हमें इस टाइप से इस पर्पस के लिए ये गुड्स चाहिए, और सेलर आपको उस टाइप से उस पर्पस के लिए वो गुड्स नहीं देता, तो इस केस में सेलर की लायबिलिटी वही बोल रहा है सर। देखो ध्यान देना, एन इम्प्लाइड वारंटी और अ कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस में बी एनेक्स्ड बाय द यूजेस ऑफ ट्रेड, बाय द यूजेस ऑफ ट्रेड। अब एकदम मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं सर, बहुत सिंपल एग्जांपल है इसका। मान लो मैं गया किसी सेलर के पास, मतलब बायर के कोई सेलर के पास गया और मैंने सेलर के पास जाके बोला भैया मेरे को एक ऐसी कार चाहिए जो रफ टफ रोड पे चल जाए, जिसमें क्या बोलते कोई इश्यूज ना आए, मेरे को बहुत लंबा रन चलना पड़ता है। मैंने अपना पर्पस सब चीजें बता दिया सर, और किस पर्पस के लिए, ट्रेड, यूजेस ऑफ ट्रेड, मेरा क्या यूजेस है उसके हिसाब से बता दिए। उसके हिसाब से भी अगर सेलर मेरे को गलत गाड़ी पकड़ाता है तो फिर इस केस में कौन लायबल होगा, सेलर। ठीक, इसका ट्रेड यूजेस का और एक अच्छा एग्जांपल है सर, अगर आप कोई मेडिकल में जाते हो, मेडिकल में जाके बताते हो सर कि क्या बोलते हैं, मान लो आपको सर दर्द है या सर्दी है या खांसी है कुछ भी, और आप उसके स्किल और जजमेंट पे भरोसा रखते हो, तो सर ये बट ऑब्वियस सी बात है, ये मान के चल जाता है। मार्केट में ट्रेंड यही है कि सर जो मेडिकल वाला है वही आदमी सामने से आपको बताएगा सर ये मेडिसिन है, इसको कैसे लेना है। नहीं बताता, नहीं बोलता, तो उस केस में सेलर लायबल है सर, बायर नहीं, क्योंकि बायर को थोड़ी समझता दवाई के बारे में। अगला देखो सर, अगला पॉइंट दिया हुआ है आपको, सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और गिल्टी ऑफ फ्रॉड। सर सिंपल सी बात है, अगर सेलर कुछ छुपा रहे जानबूझ के या फिर फ्रॉड कर रहे हैं तो उस केस में तो फिर सर सेलर ही लायबल रहेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई चीज छुपा रहा है, आपको साड़ी, आपको कपड़े दे रहा है वो फटे हुए दे रहा है, साड़ी दे रहा है वो फटी हुई दे रहा है, ठीक है, या तो जानबूझ के कुछ फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, कोई गलत गुड्स पकड़ा रहा है आपको, तो ये सब केसेस में कौन लायबल रहेगा, सेलर। आया समझ? ये अपन ने पूरा सर कंडीशन और वारंटी पढ़ा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिंदास आप पूछ सकते हो। बस याद रखना सर, जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, सब साथ में बैठ के पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन को यूनिट 3 करना है सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, ठीक है। याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, नहीं तो आगे की वीडियोस मिस हो जाएगी, ठीक। चलो अब अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। थैंक यू।